इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार को झुकाने में कामयाब रहे हैं। पैलेट गन्स मामले में दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर राहुल गांधी 6 घंटे तक मशक्कत करते रहे। एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन, एक पुलिस अधिकारी के पास से दूसरे पुलिस अधिकारी तक उनको टाला गया, लेकिन राहुल गांधी और उनके साथ फिर प्रियंका गांधी भी जुड़ गईं और सीधे तौर पर पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, इन सबको झुकना पड़ा। और 20 जुलाई के बाद से अब तक 1 महीना पूरा गुजर जाने के बाद साहिल के पैलेट गन्स लगने के मामले में एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस को ये रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। राहुल गांधी एक बार फिर कामयाब हुए हैं। राहुल गांधी का जलवा लगातार देखने को मिल रहा है, संसद से लेकर, सड़क से लेकर, पुलिस थानों तक, पुलिस स्टेशन तक। पहले हमने देखा राहुल गांधी के डर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों संसद में एक शब्द नहीं बोल पाए पूरे मॉनसून सत्र में, और अब आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई, यानी जुर्म का इकबाल हुआ कि हाँ, ये मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, हाँ, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है। अब इस पर जांच बिठाई जाएगी और उसके बाद फैसला होगा। लेकिन इस वक्त ये एक बड़ी राजनीतिक खबर ये है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को एक बार फिर झुकाने में कामयाब रहे। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये नरेंद्र मोदी का नहीं, ये जंतर मंतर के बाद का भारत है। हर घंटे हमारे पास इस तरह की खबरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि देश पूरे तरीके से बदल गया है। राजनीति, समाज, राजनीति करने का तरीका, वो लोग जो राजनीति कर रहे हैं और वो लोग जो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, पूरी तस्वीर बदल रही है। इस वक्त देखिए अपनी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं यहाँ पर सरेआम पिटाई हो रही है। जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आशुतोष रांका, उनकी, इसके अलावा अलग अलग स्कूलों में जाकर ये जो दौरा कर रहे हैं ये लोग, जाहिर है इसके अलावा और जो सत्ताधीश हैं उनके पास और कोई चारा नहीं था कि मारपीट करके किसी तरीके से इनको धमका दिया जाए। मुझे लगता है ये लोग भूल गए हैं, ये 20 जुलाई को भूल गए हैं कि 20 जुलाई के बाद जब उन्होंने फोर्स इस्तेमाल करने की कोशिश की, बल इस्तेमाल करने की कोशिश की, ये आंदोलन पहले से कई ज़्यादा, कई हज़ार गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। और मैं ये चेता रही हूँ यहाँ पर भाजपा को, ये एनडीए की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को मैं चेता रही हूँ कि जितना आप कोशिश करेंगे कि बल का प्रयोग हो, उतना अपने आप को नुकसान दे रहे हैं पूरे तरीके से। आप सिर्फ, इस वक्त आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक चश्मदीद की तरह, सिर्फ लब सिले हुए चश्मदीद की तरह आप इन हालात को देखते रहिए। अगर आप बलपूर्वक हालात को बदलने की कोशिश करेंगे तो आप यकीन जानिए सिर्फ अपने लिए सत्ता से बाहर जाने का रास्ता 2029 नहीं, उससे पहले ही तय हो जाएगा। आपके मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया, इसके बाद आपके सोशल मीडिया के हेड ने इस्तीफ़ा दिया, इसके बाद इस्तीफ़ों की झड़ी को अगर आपको रोकना है तो बल का प्रयोग मत कीजिए। मैं आपको फिर चेता रही हूँ, बिना मांगे ये आपको सलाह दे रही हूँ। अगर सुनते हैं तो ठीक है, वरना देखा जाएगा। अब ये स्क्रीन देखिए अपनी। फिलहाल राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। दोनों ने यहाँ धरना दे रहे हैं डीसीपी के ऑफिस के बाहर, और ये जो पैलेट गन का विक्टिम है ये लड़का, इसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं पूरे तरीके से। बार बार जब कोशिश की गई कि एफआईआर दर्ज हो, आप सोचिए, द हिंदू की ये रिपोर्ट साफ तौर पे बताती है, विजेता सिंह की ये रिपोर्ट, कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, बाकायदा शरीर पर निशान है, शरीर गवाह है कि ज़ख्म है, ज़ख्मों के निशान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, पैलेट गन्स बरसाई गई हैं। और पुलिस है कि झूठ बोलती है, गृह मंत्री हैं, बोलते ही नहीं हैं, झूठ और सच तो दूर की बात है, बोलना ही बंद कर दिया है उन्होंने। उनके सब, यानी जो होश हैं वो पूरे तरीके से गुम हो चुके हैं। कौन सा गाना याद आ रहा है कि सुध बुध खोई मैंने, वो वाला हाल हमारी सरकार का हो रहा है, बिल्कुल सुध बुध खो बैठे हैं इस वक्त। तो अब ये देखिए कि राहुल गांधी, जी हाँ, देश का इतना बड़ा नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लोकसभा में धरने पर बैठे हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर धरने पर बैठे हैं और रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। आप सोचिए, इतनी बड़ी बात है। यानी अमित शाह के इस्तीफे की मांग तो वो कर ही रहे थे, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में, एफआईआर का क्या मतलब होता है? इस बात का एडमिशन कि हाँ, आप मानते हैं कि जुर्म हुआ है और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। यानी पहली नज़र में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर, पहली नज़र में आपको लग रहा है कि जुर्म हुआ है और आप रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर ये फैसला होता है कि हाँ, ये मुकदमा सच्चा था या झूठा था,
गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला होता है। लेकिन इस देश में तो पिछले 12 साल से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ना गवाह चाहिए, ना सबूत चाहिए। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो पूरा का पूरा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो आपके कदमों में गिरा हुआ है, सजदा कर रहा है। और अगर आप सत्ता के दूसरी तरफ हैं, अगर आप राजनीति के दूसरी तरफ हैं, तो फिर तो आपका ऊपर वाला ही मालिक है। तो यहाँ पर ये डिमांड की जा रही है। और पूरे तरीके से आप ये देखिए कि इस वक्त जो सत्ता है हमारी, नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तमाम जो भाजपा शासित जितने राज्य हैं सब बैकफुट पे खेल रहे हैं। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, उनके सबके सिलेबस से बाहर है कि आखिर इस नई राजनीति, इस नए माहौल में कैसे की जाए, इस नई राजनीति को समझा कैसे जाए। आपको बताना चाहती हूँ इस वक्त कि एक खिड़की में तो आप ये देख रहे थे, दूसरी खिड़की में आप ये देखिए जयपुर का ये किस्सा है। और इधर दिल्ली मैंने आपको बताया, उधर जयपुर देखिए, और जयपुर के आसपास का ये घटना आपको बता रही हूँ। उसके अलावा आप ये देखिए रामपुरा कमरपुरा स्थित सरकारी स्कूल की घटना है। और बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा था। हम लोग यहाँ बीलवा के रामपुरा कंवरपुरा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है। इसमें 5वीं क्लास तक का स्कूल में ओनली 2 कमरे हैं और वो भी जर्जर अवस्था में है। तो सरकार ने रिपेयर करने की बजाय झालावाड़ की घटना के बाद इस स्कूल को बंद करवा दिया। अब वो बेचारे टीचर्स और बच्चे मजबूर होके भैंसों के बाड़े में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और एक मैम ने कहा है हमें कि जैसे 2021 से वो एप्लीकेशन दे रही है, ज्ञापन दे रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और अभी भी विद्यालय जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि गरीब मजदूर का बेटा शिक्षित बने, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर गरीब मजदूर का बेटा शिक्षित हो गया तो इनकी सत्ता के लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाएगा। ये हालत है हर स्कूल की। सरकार जितनी भी नौटंकी कर ले, देश की सच्चाई ये है, बच्चों के भविष्य की कितनी परवाह है सरकार को, वो आप देखिए। क्या कुछ ये बर्दाश्त कर जाता है? ये देश जो मेरा है, ये समाज जो मेरा है, क्या बर्दाश्त करता है? क्या क्या बर्दाश्त कर लेता है और क्यों बर्दाश्त करता है? बहुत सारे लोगों से तो मैं बातचीत करती हूँ, वो कहते हैं हमारे पिछले जन्म का ये भुगत रहे हैं, हमने बुरा काम किया होगा। कुछ लोग ये समझते हैं वो पैदा ही इसी तरीके से हुए हैं, ये उनकी तकदीर है, इसके अलावा इससे बेहतर उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। पहली बार मेरे देश का एक हिस्सा, उसके समाज का एक हिस्सा जाग रहा है जो भैंसों के तबेले में स्कूल चलाने से इनकार कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो सोचिए, ये मुद्दा बन रहा है कि सरकारी स्कूल है तो भैंसों के तबेले में ना चले। जो आशुतोष रांका है वो बता रहे हैं कि वहाँ वो पहुँच रहे हैं और हमारी टीम के कुछ साथी जो वहाँ पहुँचे उनके साथ भाजपा के गुंडे फिर मारपीट पर उतर आए हैं। इसका लाइव वीडियो और हर चीज़ की वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है। मैं तो कहती हूँ, अगर आप ये नहीं मानते कि सीजेपी के लोग फरिश्ते हैं, मैं भी नहीं मानती कि फरिश्ते हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान है, इनकी अपनी राजनीति है और जो भी कुछ कर रहे हैं इसमें समाज सुधार तो है ही, लेकिन इसमें एक पक्ष राजनीति का भी है। तो अपने हिसाब से आप तस्वीरें देखिए, अपने हिसाब से वीडियो देखिए और ख़ुद आप बेस्ट जज हैं। पूरे तरीके से जूरी जज जो है वो भारत की जनता है। आप बेस्ट जज हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट पर उतर आए हैं। भाजपा को हमारे बच्चों के भैंसों के तबेले में पढ़ते रहें ये मंजूर है, लेकिन इन स्कूलों को अगर हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मंजूर नहीं है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अब ये वीडियो देख लेते हैं पहले। जवाब दो। मना कर दिया, फिर भी आई तो अब मैं सोच रही थी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया काफ़ी अपने आप में सम्मानीय न्यूज़ एजेंसी है। अक्सर मैं इनकी ख़बरों पर विश्वास करती रही हूँ। दुख हुआ देख के उनकी ये हेडलाइन जब उन्होंने ये लिखा कि जो स्थानीय तथाकथित जो लोकल्स हैं, लोकल्स के नाम पे आप कितना कुछ ठेल देते हैं, कितना कुछ धकेल देते हैं आगे कि लोकल्स हैं। कौन होते हैं ये लोकल्स? राजनीति में कोई भी चीज़ क्या लोकल्स होती है? अगर स्कूल दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं सीजेपी के लोग, तो आपके तथाकथित जो लोकल्स हैं उनको क्या समस्या होगी इसमें? तो ये कह रही है पीटीआई कि लोकल्स में प्रॉब्लम हो रही है, लोकल्स जो हैं वो इनको समस्या हुई और वो पिटाई कर रहे हैं। तो वहाँ के गांव वाले नहीं हैं, भाजपा के बुलाए हुए गुंडे हैं, ऐसा कहना है सीजेपी का। और इसका सरगना कमल प्रधान वहाँ गरीब लोगों की ज़मीन पर कब्जे का काम करता है। यानी सीधे तौर पर मैं ये कहती हूँ कि बिना कोई शब्द चबाए हुए सीधे सीधे अपने आरोप को जनता के सामने रख रहे हैं।
बाकायदा नाम ले रहे हैं कि किन लोगों ने ये काम किया है। बच्चों को भैंसों में के तबेले में पढ़ाया जा रहा है और रोकने पर भाजपा अपने गुंडे भेज रही है। क्या शर्मनाक स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप दोबारा देखिए सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि ये जो काफ़िला जा रहा है, इन लोगों का एक जो जत्था है सीजेपी के लोगों का, ये इनको पिटाई करने की इनकी कोशिश हो रही है, इनको घसीटने की कोशिश हो रही है। सीजेपी के जो आशुतोष रांका हैं, बताया जा रहा है कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। इसके अलावा जो ये गांव है जयपुर का, जहां ये पहुंचने की ये कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल का जायज़ा ले रहे थे। आपको मालूम है कि एक कैंपेन चलाया है सीजेपी ने कि स्कूल ठीक करो कैंपेन, यानी हर जगह, चूँकि शिक्षा के इर्द गिर्द इनका ये पूरा कैंपेन खड़ा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि स्कूलों की जो हमारी स्थिति है वो बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये भी यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लोग भेजे जा रहे हैं सीजेपी वर्कर्स को किल करने के लिए, यानी मारने के लिए। ये बाकायदा सीजेपी इस बात का आरोप लगा रही है। और अब जो नई चीज़ है वो क्या हुआ है, देखिए मैं इतना तो आपको यहाँ दावे के साथ कह सकती हूँ कि सरकार, चाहे वो राज्यों की सरकार हो बीजेपी की या केंद्र की सरकार हो नरेंद्र मोदी की, पूरे तरीके से थर्राई हुई है। ये खौफ खा रही है। यानी आप सोचिए 12 साल पूरे देश को डराने वाले ये लोग, अचानक कोई ऐसी भी ताकत है, कोई ऐसा भी समूह है, कोई ऐसी भी राजनीति है जिससे ये लोग डरते हैं। अभी 48 घंटे के भीतर ही एक पूरा मामला वंदे मातरम को लेकर खड़ा करने की कोशिश की गई। वंदे मातरम का मामला खड़ा हुआ और फुस से एकदम से पूरा गुब्बारा फूट गया, क्योंकि अब इस तरह की जो राजनीति है, हिंदू मुस्लिम वाली, झूठे राष्ट्रवाद वाली, जो धार्मिक, जो संस्कृतिवाद, यानी कि जो एक तरह का रिलीजियस कल्चरलिज्म है या कल्चरल नेशनलिज्म है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। रिलीजियस नेशनलिज्म यानी एक मज़हब के इर्द गिर्द पूरे राष्ट्रवाद को घुमाने की जो ये पूरे 12 साल की राजनीति है और 100 साल की आरएसएस की राजनीति है, उसके गुब्बारे में से हवा धीरे धीरे निकल रही है। बहुत तेज़ी से भी ना सही तो धीरे धीरे निकल रही है। और इस बात का रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा इस सरकार को हो रहा है, नरेंद्र मोदी को हो रहा है, भाजपा को हो रहा है, आरएसएस को हो रहा है। 48 घंटे का समय दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए। आशुतोष रांका ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर एक्शन लीजिए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी बिहार में आप जानते हैं आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा भी कई जगहों पर, झारखंड में आप जानते हैं आंदोलन अभी ख़त्म हुआ, वो भी तब जबकि सरकार ने सारी बातें मान ली हैं पूरी तरीके से। सीजेपी के नेताओं ने जयपुर में स्कूल का दौरा करते हुए ये आरोप लगाया था और अब इसके बाद ये जो कोशिश कर रहे हैं वो यही है, जाहिर है। और बाकायदा राजस्थान पुलिस को टैग करके ये कह रहे हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर एक्शन नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और मुझे लगता है आंदोलन से कहीं ज़्यादा जो आंदोलन की ये धमकी है ये काम कर रही है, क्योंकि आम लोगों में एक तरह की जागरूकता आ गई है। आम लोग अब आम हालात को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो इसको अपना भाग्य नहीं समझ रहे हैं, वो इसे पिछले जन्म के गुनाहों का बदला नहीं समझ रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस बार बड़ी अच्छी बात है कि वो इंसान बन के पैदा हुए, अगले जन्म में उन्हें बेहतर इस बात का फल मिलेगा। ये तमाम बातें नहीं हो रही हैं इस देश में। ये देश बदल रहा है, शिक्षा मांग रहा है, रोज़गार मांग रहा है, ये देश बेहतर हालात मांग रहा है। उधर राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो शेर हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो हर जगह फैले हुए हैं। राहुल गांधी दर्जनों की तादाद में जो युवाओं की गूंज है उसके नाम से कार्यक्रम करने वाले हैं। उस पर भी मैं एक अलग से कार्यक्रम आपके सामने लेकर आऊँगी। इसके क्या मायने हैं जो अलग अलग इलाकों में जो करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। आपने देखा था कि पहले उन्होंने वहाँ भी किया था, इलाहाबाद में कार्यक्रम किया था, उसके बाद खबर है कि पुणे में वो कार्यक्रम करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है, दूसरी तरफ सीजेपी के लोग दबाव बना रहे हैं। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन एक सामाजिक समूह के तौर पर दबाव बना रहे हैं। और इस सब के बीच पूरी तरीके से पिस रही है वो सरकार जो 12 साल से सिर्फ लोगों को पीस रही थी अब तक। तो ये दोनों जो घटनाएं हैं साथ साथ हो रही हैं। और मुझे किसी ने ट्वीट किया और मैं देख रही थी कि क्या ये ऑपोजिशन का स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इनको ज़्यादा वैध, ज़्यादा सुंदर ऑपोजिशन बनाने की कोशिश हो रही है सीजेपी को। मुझे लगता है अब इस तरह की जो कंस्पिरेसी थियरीज हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो षड्यंत्रकारी जो बातें थी, अब इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए, माहौल देश में बन गया है। अगर अक्लमंद है विपक्ष तो इसका फ़ायदा उठाएगा इन हालात का, बेवकूफ़ है अगर तो सीजेपी एक ऑपोजिशन के तौर पर ज़्यादा बेहतर विकल्प के तौर पर उभर आएगा। लेकिन ये देश पीछे नहीं जाएगा। तो ये फ़ैसला करना है खुद राहुल गांधी को, ये फ़ैसला करना है अखिलेश यादव को, ये फ़ैसला करना है तेजस्वी यादव को। ये तमाम वो लोग जो ऑपोजिशन की राजनीति कर रहे हैं, ये उनको तय करना है कि क्या उन्हें सीजेपी को काउंटर करना है, बीजेपी को काउंटर करना है,
या उनको ऑपोजिशन का स्पेस खो देना है। ये 3 ही विकल्प हैं कि अगर आप या तो सीजेपी के साथ आइए, या अपना अलग कैंपेन चलाइए, या बीजेपी से टकराव कीजिए, या अपना जो जगह है आपकी विपक्ष की और खो दीजिए, और आपकी जो बची कुची राजनीति है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये निर्णायक दौर है, न सिर्फ कि सत्ता पक्ष के लिए बल्कि हमारी जो रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो चुनाव लड़ती हैं उनके लिए भी ये पूरे तरीके से मैं कहूँगी एक मंथन का दौर है। जहर और अमृत दोनों अलग अलग हो चुके हैं और ये चुनने की बात है कि आपको क्या चाहिए।